तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ तिलिस्मी खोपड़ी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। राजा वृषोधर की राजधानी द्रविड़ देश में थी। वह बड़ा ही पराक्रमी, धर्मवीर तथा विद्वान चक्रवर्ती राजा था। वह बड़े प्रेम पूर्वक अपनी प्रजा का पालन पोषण करता था। अपने दरबार में उसे बड़े और विद्वान पंडितों को रखने का शौक था। उसके दरबार में 40 पंडित थे। एक दिन उसके मन में एक विचार आया। दरबार में मौजूद इन पंडितों में कौन सबसे अधिक विद्वान है, यह तो हमें जानना ही चाहिए। पंडित न्यारेलाल, मैं उपस्थित हूँ राजन, आप आदेश करो। पंडित, तुम दरबार के सबसे पुराने पंडित हो। आज हम तुमसे जानना चाहते हैं कि हमारे दरबार में सबसे विद्वान पंडित कौन है। राजन, जो आपकी कसौटी पर खरे उतरे वही विद्वान है। अब इसका फैसला कैसे हो। उसी क्षण वहाँ एक जिन्न प्रकट हुआ। कौन हो तुम। मैं जिन्न सुजान हूँ। राजा, मेरे हाथ में यह मानव खोपड़ी है। या तो आपके ये पंडित इस खोपड़ी की कीमत बताए या फिर मेरे मुंह का निवाला बने। आज से 30वें दिन मैं यहाँ आऊँगा और अगर इन पाखंडी पंडितों ने मुझे इस खोपड़ी की कीमत न बताई तो मैं इन्हें कच्चा चबा जाऊँगा। ध्यान रहे, अब मैं जाता हूँ। जिन्न धीरे धीरे धुएं की शक्ल में लोप हो गया। जिन्न के लोप हो जाने के पश्चात, मेरे विद्वान पंडितों, इस सवाल का जवाब तुम में से कौन बता सकता है। नहीं महाराज, यह हमारे बस की बात नहीं। 30 दिन में क्या, हम 30 साल में भी इसका हल नहीं बता सकते। ये कोई पंडिताई की बात थोड़ी ही है। हाय, अब क्या होगा। वह जिन इन पंडितों को ही नहीं, हमें भी नहीं छोड़ेगा। सुजान जिन सब जिन्नातों में सबसे भयंकर माना जाता है। आज 10 दिन बीत गए हैं। ओफ। 20वें दिन दरबार का सबसे नया और मूर्ख कहे जाने वाला पंडित श्रीपति राजा वृषोधर के पास पहुंचा। कहो पंडित, क्या बात है। महाराज, मुझसे आपका दुख नहीं देखा जा रहा है। पंडित, हम दरबारी लोगों के ही नहीं वरन देश की समस्त प्रजा के भी रक्षक कहे जाते हैं। 30वें दिन दरबारी पंडितों का अंत हम कैसे देख पाएंगे। महाराज, मुझे इजाज़त दीजिए। मैं उस तिलिस्मी खोपड़ी का हल खोजने जा रहा हूँ। यदि न खोज पाया तो स्वयं अपना सर काटकर आपकी सेवा में भेज दूंगा। श्रीपति दिन भर चलता रहा। मुझे शीघ्र अपने गुरु जी के पास पहुँचना चाहिए। वह जरूर उस तिलिस्मी खोपड़ी का हल बता देंगे। श्रीपति अपने गुरु जी की कुटिया में पहुँचा। प्रणाम करता हूँ गुरुजी, चिरंजीव रहो बच्चा। श्रीपति ने गुरुजी को अपने आने का उद्देश्य बताया। तुझे सब मूर्ख ठीक ही कहते हैं श्रीपति। एक खोपड़ी का हल ढूंढना है तो जंगलों में जाकर ढूंढ, यहाँ क्या करने आया है। खोपड़ी का हल जंगलों में ढूंढूं, क्या मतलब हुआ इसका। गुरुजी से विदा लेकर वह जंगल की ओर बढ़ गया। घना और भयंकर जंगल था। अंधेरी रात घिर आई थी। इस वातावरण में मुझे इस पेड़ की शरण लेनी चाहिए। श्रीपति उस पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। हाँ, यहाँ मैं आराम से रात बिता सकता हूँ। अब मुझे किसी जंगली जानवर का कोई खतरा नहीं। अचानक श्रीपति बड़ी जोर से चौंक पड़ा। अरे, ये तो वही जिन्न राक्षस है जो महाराज के दरबार में आया था। किंतु इसके साथ यह औरत कौन है। जरूर जिन्नी होगी। पेड़ों की आड़ में छुपा श्रीपति भय से कांप उठा। अब क्या होगा। ये दोनों तो मुझे कच्चा ही चबा डालेंगे। प्रिय जिन्नी, चलो कबूतरों का जोड़ा बनकर हम आज इसी घने वृक्ष पर रात बिताएं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जिन और जिन्नी देखते ही देखते कबूतरों का जोड़ा बन गए। हे भगवान, ये तो कबूतरों में तब्दील हो गए और बसेरा करने आ भी इसी पेड़ पर रहे हैं। जिन्नी और जिन्न कबूतरों के रूप में एक डाल पर आकर बैठ गए। मारे गए पंडित, अब क्या होगा। क्यों प्यारे, राज दरबार में ऐसी क्या बात होगी जो मनुष्य मांस पेट भर कर खाने को मिलेगा। राज दरबार के पंडितों से मैंने खोपड़ी का रहस्य पूछा है। वह उनसे बताया नहीं जाएगा। और अच्छा यह बताओ, वह मानव खोपड़ी तुम्हारे पास आई कहाँ से। रहने दो, यह जानकर क्या करोगी। आहा, गुरु महाराज ने ठीक कहा था। ईश्वर की कृपा से मैं ठीक स्थान पर पहुंच गया हूं। तुम्हें मेरी कसम, जो न बताओ। तुम नहीं मानती हो तो सुनो। वह खोपड़ी मुझे नीलम नाम की एक जिन्ना जादूगरनी ने दी थी। वह बहुत ही सुंदर और चतुर थी। तब तो मैं नीलम के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी। बताओ न प्रिय।
जिन्न ने जिन्नी को नीलम के बारे में बताना शुरू किया। एक दिन नीलम के मन में महारानी बनने का विचार आया। उसने अपने जादू को आजमाया। छल 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 तू, काम 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 तू, बता तू राजा मुझे कहाँ मिल सकता है। जन कवर तू बता, राजा 2 दिन बाद शेर के शिकार को जंगल में जाएगा, तुझे वह वहीं मिल सकता है। 2 दिन के बाद जरासंध, हमने तो सुना था कि इस जंगल में शेर आदि बहुत हैं, परंतु हमें तो अभी तक किसी के दर्शन नहीं हुए। सब्र करें महाराज, यदि जंगल में शेर होंगे तो मिलेंगे भी अवश्य ही। उसी समय शेर की दहाड़ सुनाई दी। महाराज शेर, आओ जरासंध हम उसी तरफ चलते हैं। महाराज वो देखिए, शेर सामने झाड़ियों में छिपा है। शेर अब हमारे तीर से बचेगा नहीं। आओ जरासंध अपने शिकार को तलाश करते हैं। दोनों झाड़ियों के समीप पहुंचे। उसी समय किसी की रोने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। यह रोने की आवाज़, यह तो किसी स्त्री के रोने की आवाज़ लगती है। तलाश करने पर उन्हें मृत शेर के समीप एक हसीन सुंदर लड़की बैठे रोती हुई मिली। तुम कौन हो सुंदरी, और इस तरह क्यों रो रही हो। ओह, तो तुम ही लोगों ने मेरे शेर को मारा है। यह मेरा मित्र था, अब इस संसार में मेरा कोई नहीं। हमने ऐसी सुंदरी तो पहले कभी नहीं देखी, इसका कोई है भी नहीं। क्यों ना हम इसे अपनी रानी बना लें। ए लड़की, तुम्हारा नाम क्या है। न न नीलम। हमें बहुत अफसोस है, यदि हम पहले से जानते होते तो इस शेर का शिकार कभी ना करते। जो होना था वह हो चुका, परंतु आप कौन हैं। जरासंध ने परिचय दिया। आप महाराज युगांक है और मैं इनका एक तुच्छ सेवक हूँ। मुझसे भूल हुई, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ महाराज। क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए सुंदरी। आप शर्मिंदा ना करें महाराज, मुझे अपनी गलती पर खेद है। जरासंध, यह सुंदरी हमें बहुत भाग गई है और इसे हम अपनी रानी बनाना चाहते हैं, तो इसे अपने राजमहल में ले चलिए महाराज। जरासंध ने तो हमारी मुंह की बात छीन ली। महाराज युगांक मरे हुए शेर के साथ आए। फिर एक दिन महाराज युगांक मरे हुए शेर के साथ नीलम को भी अपने राजमहल में ले आए। फिर एक दिन, महाराज मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। हम पर यह जुल्म क्यों। क्या यहाँ तुम्हें किसी ने कुछ कहा है। नहीं महाराज, मुझसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर मेरा मन यहाँ पर नहीं लगता है। आहा, शायद हमने ही गलत समझ लिया था। आपका यह कहने का क्या तात्पर्य है महाराज। हम तुम्हें अपनी महारानी बनाना चाहते थे नीलम। महाराज क्या कहते हो, मैं तो आपके कदमों की खाक भी नहीं हूँ। ऐसा मत कहो, तुम तो हमारे दिल की रानी हो। नीलम मन ही मन हंस पड़ी। आहा, मेरा तीर निशाने पर बैठा, पर अभी एक चाल तो मुझे और भी चलनी है। महाराज, आपकी 6 रानियां तो पहले ही से है। विश्वास करो, उनका नंबर तुम्हारे बाद ही आएगा। जिन्नी जादूगरनी नीलम को मनोकामना पूरी हुई। युगांक और नीलम की शादी का दिन आ गया। उधर महाराज युगांक की 6 रानियां में सन्नाटा छाया हुआ था। प्रभा, न जाने क्यों मेरा मन घबरा रहा है। मेरी भी हालत कुछ ऐसे ही है। मुझे तो लगता है कुछ अनर्थ होकर रहेगा। विवाह के पश्चात महाराज, क्या आपके यहाँ पर हर नई दुल्हन का स्वागत इसी प्रकार होता है। तुम कहना क्या चाहती हो महारानी। विवाह उपरांत क्या आपकी 6 रानियां को हमारा स्वागत नहीं करना चाहिए था। हम तुम्हारा मतलब समझ गए हैं। नीलम ने जले पर और तेल छिड़का। सच पूछिए तो मैं इससे अपना अपमान महसूस कर रही हूँ। और महाराज, मैं जंगलों में रह सकती हूँ, मगर अपना अपमान नहीं सहन कर सकती हूँ। हमारी अक्ल पर क्या पत्थर पड़ गए थे। हमने इस बात को महसूस क्यों नहीं किया। यह तो आप मुझे एक महारानी का पूर्ण सम्मान दें या फिर मुझे जाने दें। महाराज ने अपनी 6 रानियों को बुलाया और उनमें खलबली मच गई। क्यों बहन, महाराज तो हमेशा रानीवास में ही पधारते थे। फिर आज, हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ कि आज महाराज ने स्वयं ना आकर हमें अपने पास क्यों बुला भेजा है। मुझे तो इस छोटी रानी के लक्षण अच्छे नहीं लगते। महाराज छोटी के वश में है। यह नासमझ जरूर कोई जुल्म ढाकर रहेगी। अब अब बातें ही करती रहोगी या यहाँ से चलोगी भी। कहीं महाराज नाराज न हो गए तो। 6 रानियों में 5 के कोई औलाद न हुई थी। छठी छोटी रानी शादी के 7 साल के बाद गर्भवती हुई थी। रानियों ने महाराज के निजी कक्ष में प्रवेश किया। तुम सब ने छोटी महारानी का स्वागत न कर हमारा भारी अपमान किया है। आज से तुम सब हमारी पट रानी का दर्जा रखोगी और छोटी महारानी के हर आदेश को मानोगी। अब तो खुश होना प्रिय जी।
क्यों ना मैं कुछ ऐसा प्रयत्न करूं कि यह रानियां महल में रहने ही ना पाए। जबकि युगांक की 6 रानियों में से एक के प्रसव का महीना चल रहा था, जिन्नी जादूगरनी नीलम के गर्भ में युगांक का बच्चा पलने लगा। मेरे बच्चे से पहले ही बड़ी रानी का बच्चा यहाँ का उत्तराधिकारी बनेगा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। उसने अपने जादू का चक्कर चलाया। छल 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 तू, काम 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 तू, जन कवर तू पुरुष वेश में मेरे सामने प्रकट हो जा। सने सने धुआं समाप्त हुआ और जनकंवर एक पुरुष वेश में प्रकट हुआ। देख जनकंवर, मेरी सौत के पेट में मेरे बच्चे का दुश्मन पल रहा है। पंडित के वेश में तू महाराज के पास जाकर कुछ ऐसा काम कर कि वह मेरी 6 सौतों को राज्य से निकाल दे। जो हुक्म। अगले दिन राज दरबार से निर्गत हो महाराज युगांक अपने निजी कक्ष की ओर बढ़ रहे थे कि सहसा एक साधु प्रकट हुआ। महात्मा, आप यहाँ अधिक मत बोल और हमारी सुन। हम महात्मा चूड़ामणि पाखंडी हैं। 2 वर्ष पूर्व तूने हमें भिक्षा दी थी और हम तुझ पर मोहित हो गए थे। आज जब तेरा बुरा वक्त आया है तो तुझे खबरदार करने आए हैं। बुरा वक्त हम समझ नहीं पाई भगवान, तुझे समझाने ही आए हैं। हम सुन सकेगा? अवश्य बाबा, आप निसंकोच कहें। ऐसी बात है तो सुन। तेरी पहली 6 रानियां राजवैभव के लिए तेरा सत्यानाश करने पर तुली है। वह तेरी नई रानी को समाप्त करने की मन ही मन ठान चुकी है। यदि कल सुबह का सूरज निकलने से पहले तूने उन 6 को दंड देकर राजमहल से न निकाला तो फिर नई रानी की हत्या को तू नहीं टाल सकेगा। हे भगवान! यह कहकर साधु लोप हो गया। अवश्य कोई चमत्कारी बाबा थे। उन 6 को अवश्य ऐसा दंड मिलना चाहिए जो जीवित रहते हमेशा उन्हें एक सबक की तरह याद रहे। महाराज युगांक जल्लादों और सिपाहियों के साथ रानीवास में पहुंचे। रानियां उन सब को देखकर थरथर कांपने लगी। जल्लादों, इन 6 की आंखें निकाल लो, यही इनकी सजा है। आह, इतना अत्याचार! सिपाहियों, इन विश्वासघातिनों को दिन निकलने से पहले राज्य की सीमा से बाहर तक पहुंचा देना। रहम कीजिए प्राणेश्वर। शांत रहो बहन, जो खुद बेरहम हो भला वह दूसरों पर क्या रहम करेगा। तुम ठीक कहती हो बहन, जो खुद अंधा हो गया हो वह दूसरों की रोशनी कैसे सहन कर सकता है। नई सौत क्या आई, हमारे तो भाग्य ही फूट गए। जल्लादों ने उन 6 रानियों की आंखें निकाल ली और सिपाहियों ने उन्हें राज्य की सीमा से बाहर कर दिया। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। ईश्वर राजा को सद्बुद्धि दे। नियत समय पर रानी चंद्रावली ने पुत्र को जन्म दिया। शेष 5 रानियां भी उस बालक से बहुत प्यार करती थी। मेरे बच्चे, बड़ा होकर तू नीलम से हम सब का बदला अवश्य लेना। ठीक 1 वर्ष बाद जिन्नी नीलम ने भी एक बालक को जन्म दिया। बच्चे का नाम नागराज निकला है। रानी चंद्रावली और जिन्नी नीलम के पुत्र सने सने बढ़ने लगे। मेरे बच्चे, अब तू इतना बड़ा हो गया है कि अपना और हमारा पेट भरने के लिए शिकार करके ला सकता है। क्या कहती हो बहन? अभी हमारा युवराज बालक है, इसे शिकार पर मत भेजना। युवराज ने किसी का न सुनी और शिकार पर चल पड़ा। उधर जिन्नी नीलम का बेटा नागराज भी शिकार पर निकला। सिंहेश्वर, हमें ऐसे जंगल में ले चलो जहाँ शेर से छोटा कोई जानवर ही न दिखाई पड़े। दोनों घने जंगल में पहुंचे। उन्हें एक शेर टहलता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार, देखिए वह रहा शेर, कमान को तीर चढ़ाइए। नागराज ने कमान पर तीर चढ़ाया। उसी समय एक और से सनसनाता हुआ तीर आया और शेर की गर्दन के पार हो गया। सिंहेश्वर, हमारे शिकार पर तीर चलाने वाला कौन है? तलाश करो उसे। नागराज के आदेश पर सिंहेश्वर तीर चलाने वाले को ढूंढने निकल पड़ा। आखिर वह कौन हो सकता है? उसी समय एक नौजवान, जो रानी चंद्रावती का बेटा युवराज, पेड़ों की एक डाल से सिंहेश्वर के आगे कूद पड़ा। ए बदतमीज, कौन है तू? बता। बको मत, तमीज से बात करो और बताओ इस जंगल में क्यों और किस लिए आए हो। होश की बात कर बच्चे, तेरी यह पूछने की हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत देखना चाहता है तो यह देख। युवक ने घोड़े के मुंह पर घूंसा मारा। हाय, मर गया। मैं महाराज के पुत्र राजकुमार नागराज का दास हूँ। युवराज के शिकार को तुमने मार गिराया है। और तुम कौन हो और इस जंगल में किसकी इजाज़त से आए हो?
रानी चंद्रवती के पुत्र युवराज ने अपना परिचय दिया। जाओ, नागराज से जाकर कह देना कि यहाँ उसका नहीं मेरा राज्य है और मेरे राज्य में मेरी इजाज़त के बिना कोई शिकार नहीं कर सकता। कह दूंगा बाबा। नागराज ने अपनी माँ को जाकर सारा हाल कह सुनाया। जिन्नी नीलम ने तुरंत महाराज के कान भरकर युवराज को राज दरबार में बुला लिया। सुनो लड़के, तुमने हमारे कुंवर की शान में गुस्ताखी की है। इसकी सज़ा यही है कि तुम हमें वह धान ला कर दो जिसे रात को बो और सुबह को काट लो। भगवान, यह क्या आफत सर आ पड़ी है। युवराज धान की खोज में चल पड़ा। एक घने जंगल में उसे एक साधु मिला। साधु को उसने अपनी सारी विपदा कह सुनाई। बेटा, उन धानों को लाना आसान काम नहीं है। मुफ्त में जान दे बैठेगा तू। कुछ भी हो बाबा, महाराज के हुक्म को मैं टालना नहीं चाहता, वरना मेरे साथ मेरी माँ का भी बुरा अंत होगा। नहीं मानता तो सुन, दक्षिण के रास्ते पर सीधे चलकर तू 7 भूतों की माँ उस बुढ़िया के पास पहुंच जाएगा। उसी के पास है धान। धन्यवाद बाबा। युवराज साधु के बताए स्थान पर पहुंचा। युवराज लपक कर बुढ़िया के पास पहुंचा और उसने उसके पांव पकड़ लिए। पांव लागू नानी, जीते रहो। बुढ़िया के सातों बेटे भी आ गए। चालाक युवराज ने उनसे भी रिश्ता जोड़ लिया। सातों मामा जी, मेरा पाँव लागन लीजिए। सातों बेटों और उनकी बूढ़ी माँ ने युवराज को खूब खिलाया पिलाया। फिर एक दिन, नानी यह क्या है? यह उड़न खटोला है। इस पर बैठकर जो इसे उड़ने को कहेगा ये उसे ले उड़ेगा और किसी के हाथ ना आएगा। और नानी, ये रस्सी और सोटा किस लिए है? बेटा, यह रस्सी जिसे कहो उसे बांध लेती है और सोटा उसकी चमड़ी उधेड़ डालता है। और नानी, ये आंखें, जिसकी आंखें न हो ये लगा दो, उन्हें दिखने लगेगा। यह डंडा कैसा है नानी? यह जिसके सर पर फोड़ोगे उसकी असलियत सामने आ जाएगी। उस पोटली में क्या है नानी? उसमें करामाती धान है। रात के बो और सुबह को काटो। ओह नानी, अब तो मुझे नींद आ रही है, तो सो जाओ मेरे लाडले धोते। युवराज सोने का बहाना करता रहा। नानी के सोते ही वह चुपचाप उठा। उसने सारा करामाती सामान उड़न खटोले में रखा और खुद भी उसमें चढ़ गया। चल उड़न खटोले, मुझे उड़ा कर ले चल मेरी माओ के पास। युवराज अपनी माताओं के समक्ष उड़न खटोले से उतरा। माँ, मेरी माँ, तुम्हारा युवराज आ गया। आओ हमारे लाडले। युवराज ने अपनी माताओं के आंखें लगाई और वे चिल्ला पड़ी। ओह, हमें दिखाई दे रहा है, हम देख सकते हैं। हमारे लाल, तुमने हमें नया जीवन दे दिया है। मैं जा रहा हूँ, मुझे अब तुम्हारा हक तुम्हें वापस दिलाना है। चल उड़न खटोले, मुझे राजमहल में ले चल। राज दरबार लगा है। महाराज युगांक अपने समस्त दरबारियों के साथ बैठे। महाराज के ठीक सम्मुख उड़न खटोला उतरा। तुम लड़के धान ले आए? ले आया महाराज, पर दूंगा उस शर्त पर कि पहले महारानी नीलम और उनके पुत्र नागराज को मेरे सामने लाया जाए, ताकि आपकी आंखों के आगे से झूठ का पर्दा हट जाए। जिन्नी नीलम अपने पुत्र नागराज के साथ दरबार में आई। चल मेरा सोटा, रस्सी दिखा अपनी करामत। रस्सी ने तुरंत माँ बेटों को जकड़ लिया और सोटा उनके शरीर पर पड़ने लगा। मैं मरा, हाय हाय, हमें बचाओ बचाओ। यह इसलिए ये क्या करते हो? यह इसलिए करना पड़ रहा है महाराज, ताकि आपके सामने इनकी असलियत आ जाए। युवराज ने नीलम और नागराज के सर पर डंडा फिराया तो उनकी असलियत सामने प्रकट हो गई। महाराज, ये जीते जागते इंसान न होकर जिन और जिन्नी है। इन्हीं के कारण आपने अपने प्रिय 6 रानियों को राज्य से निकाल दिया है। मैं रानी चंद्रावती का पुत्र हूँ। यह क्या? यकाएक नीलम और नागराज रस्सी और सोटे सहित लोप हो गए। हमारे बच्चे, तुमने सचमुच हमारी आंखों के आगे से अंधेरा दूर कर दिया। युवराज ने महाराज को धानों की पोटली सौंप दी। महाराज युगांक ने अपनी 6 रानियों को महल में बुला लिया। चारों ओर हर्षोल्लास छा गया। कबूतरों का जोड़ा बने जिन्न और जिन्नी पेड़ पर बैठे हैं और पंडित श्रीपति ध्यान से उनकी बातें सुन रहा है। जानती हो मेरी प्यारी, मैं उसी नीलम जिन्नी का बेटा नागराज उर्फ सुजान हूँ और राजा वृषोधर महाराज युगांक के ही वंशज है। हमारे बहुत पुराना बैर
बेर हैं उनसे। अच्छा, वह सब तो मैं समझी, पर तुमने खोपड़ी का रहस्य अभी तक नहीं बताया। एक धागा लेकर खोपड़ी के कान में डालो, अगर वह मुंह से बाहर निकल जाए तो खोपड़ी की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति कान से बात सुनकर मुंह से निकाल दे वह किसी काम का नहीं, और वह धागा कान में डालने पर पेट में रुक जाए तो उस खोपड़ी की कीमत अमूल्य है। जो आदमी कान से बात सुनकर पेट में रख लेता है वह बड़े दिल का होता है। रात भर कबूतरों का जोड़ा डाल पर बैठा रहा और उजाला होने से पहले उड़ चला। पंडित श्रीपति भी पेड़ से उतर कर वापस लौट चला। खोपड़ी की कीमत मुझे पता चल चुकी है, अब राजा पर कोई संकट नहीं आएगा। ठीक समय पर जिन्न राज दरबार में प्रकट हुआ। हाँ तो राजा, तुम्हारे पंडितों ने खोपड़ी की क्या कीमत बताई? सच तो यह है कि 30 दिन में भी कोई पंडित खोपड़ी की कीमत को नहीं आंक सका है। ऐसा ना कहें महाराज, मैं उपस्थित हूँ, खोपड़ी की कीमत मैं बताऊंगा। तुम बताओगे? हा हा हा। महाराज, खोपड़ी और एक धागा मुझे मंगा दे, मैं खोपड़ी की कीमत बताकर इस जिन्न की हंसी अभी बंद किए देता हूँ। जिन्न तुरंत समझ गया कि यह पंडित खोपड़ी के भेद को जानता है। राजा, अब खोपड़ी और धागे की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे इतने से ही उत्तर मिल गया। इस पंडित ने सब पंडितों की जान बचा ली, मैं जाता हूँ। जिन्न सने सने धुआं बनकर गायब हो गया। श्रीपति ने महाराज को सारा किस्सा बयान किया तो वह बहुत खुश हुए। श्रीपति, मैं तुम्हें आज से दरबार के सब पंडितों का गुरु घोषित करता हूँ। इतना सम्मान, चिरंजीवी रहो। राजा, इस खुशी के अवसर पर महल को सजाया गया और खूब खुशियां मनाई गई। समाप्त।